हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो यूपीएससी का ओटीआर दैट इज़ वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो स्टार्ट हुआ है उसके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करेंगे। हालांकि हम लोगों ने इससे पहले एक इसका वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि यूपीएससी ने इस तरीके का एक सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया है और क्या है उस सिस्टम में और क्यों वो लाया गया है उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। और वीडियो में आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा जो थे वो कमेंट आए थे, आप लोगों की डिमांड आई थी कि एक इस तरीके का डिटेल्ड वीडियो होना चाहिए जिसमें हम लोग पूरे इस प्रोसेस की बात करें और पूरा फॉर्म भर के देखें। तो अगर अभी तक आपने वो हमारा जो पिछला वीडियो था ओटीआर के बारे में जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था ओटीआर को लेकर कि ओटीआर क्या है और क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया है यूपीएससी के द्वारा, तो वो आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन में दिख जाएगा, वहाँ पर आप जाके इसको देख सकते हैं। और जिन लोगों ने वो देख लिया है और जिन लोगों ने डिमांड की थी कि इस तरीके का एक कंप्लीट वीडियो होना चाहिए, तो उसी कंप्लीट वीडियो को लेकर मैं आपके सामने यहाँ पर हाजिर हूँ और मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने इसी समय रियल टाइम में जो है उस फॉर्म को फिल करूँगा और फिर आपको दिखाऊँगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से पूरा का पूरा फॉर्म भरना है। और कुछ हमारे पास जो है डाउट्स भी आए हैं, जो हमने पिछला वीडियो बनाया था उसमें कुछ लोगों के जो है वो डाउट्स आए हैं, तो उन डाउट्स को भी हम लेंगे। पहले हम लोग पूरा ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख लेते हैं। बहुत ही आसान ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और बहुत जल्दी से ये प्रोसेस आप भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन करना। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस तरीके से अपना जो ब्राउज़र है, जैसे यहाँ पर मैंने क्रोम खोला हुआ है, आप और कोई ब्राउज़र जो यूज़ करते हैं वो उसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर आप लिखेंगे यूपीएससी ऑनलाइन। ठीक है, सबसे पहले आप यूपीएससी ऑनलाइन अगर यहाँ पर लिख लेंगे तो आपको ये जो पहला लिंक दिखाई देगा दैट इज़ upsconline.nic.in, इस पर आप जा सकते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको हालांकि पिछले वीडियो में भी बताई थी। अब इसके ऊपर जो सबसे पहला वाला लिंक आ रहा है दैट इज़ वन टाइम रजिस्ट्रेशन या ओटीआर फॉर एग्जामिनेशंस ऑफ यूपीएससी, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके का आपको एक पेज दिखाई देगा। अब ये पेज जो है बेसिकली यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो एक लॉगिन पेज है। ठीक है, ये एक लॉगिन पेज है, मतलब जिसका पहले से रजिस्ट्रेशन जिसका हो चुका है वो यहाँ पर लॉगिन कर सकता है। लेकिन अगर आपको पहली बार रजिस्टर करना है तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर, ये जो आपको ऊपर लिखा दिखाई दे रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे जाना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक पूरा फॉर्म प्रोवाइड होगा जहाँ पर आपको सारी की सारी ये डिटेल्स भरनी होंगी। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिटेल्स भरना शुरू करेंगे। नेम में जो है सबसे पहले आपको अपना नेम रखना है, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो यूपीएससी ने दिए हुए हैं उसको भी मैं यहाँ पर पढ़ता चलूँगा। जैसे नेम के कॉलम पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर साइड में इंस्ट्रक्शंस दिख जाएंगे। वो है कि नेम एज रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो 10th या 12th का जो एग्ज़ाम होता है उसके सर्टिफिकेट में जो आपका नाम लिखा हुआ है उसी तरीके से आपने अपना नाम लिखना है। स्पेलिंग वगैरह में जो है वो चेंज नहीं करना है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि आपको कोई मिस्टर या मिस जैसे प्रीफिक्स जो है उनका यूज़ नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस आपका नाम सिर्फ 3 लेटर का हो। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि मिनिमम नाम का जो फील्ड है उसमें मिनिमम 4 लेटर होने चाहिए। अगर अब आपके नाम में सिर्फ 3 ही लेटर हैं, ठीक है, तो फिर आपको मिस्टर या मिस यूज़ करना पड़ सकता है, अदरवाइज यूज़ नहीं करना है। और अगर आपका नाम जो है वो 30 कैरेक्टर से ज़्यादा है तो एफएक्यूज़ पढ़ने हैं। एफएक्यूज़ यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, एक बार उसको भी हम क्लिक करके देख लेते हैं कि उस एफएक्यूज़ में क्या लिखा हुआ है। देखिए, ये जो नंबर 6 वाला एफएक्यू है ये इसी से रिलेटेड है कि अगर आपका नाम जो है वो 30 कैरेक्टर से ज़्यादा है, कैरेक्टर का मतलब होता है ABCD, दीज आर कैरेक्टर्स। ठीक है, अगर 30 कैरेक्टर से ज़्यादा है तो फिर ये जो पहला वाला कॉलम है दैट इज़ द नेम कॉलम, उसमें आपको अपने नाम को एब्रीविएट करना है। एब्रीविएट करना मतलब मान लीजिए किसी का नाम है संतोष कुमार जैन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल संतोष कुमार जैन हालांकि बहुत छोटा नाम है, अगर इसी तरीके का नाम 30 अक्षर से बड़ा होता है, 30 कैरेक्टर से बड़ा होता है संतोष कुमार जैन, तो आप उसको एब्रीविएट कैसे करेंगे? SK जैन। ठीक है, ये पहले कॉलम की बात मैं कर रहा हूं, SK जैन आप लिखेंगे और फिर जहां पर फुल कॉलम का नाम आएगा वहां पर आपको पूरा का पूरा नाम लिखना है। और इस केस में अगर आप ऐसा करते हैं, आपका नाम अगर 30 कैरेक्टर से लंबा है और आप नेम वाले कॉलम में उसको एब्रीविएट करते हैं, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको एक साइंड रिटर्न रिक्वेस्ट जो है वो यूपीएससी के जॉइंट सेक्रेटरी को भेजनी होगी।
ठीक है, स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर फैक्स के थ्रू, कि जिसमें आप ये लिखेंगे कि आपका पूरा नाम क्या है और आपने उसका एब्रीविएशन क्यों यूज किया। ठीक है, अदरवाइज ये लिखा हुआ है कि आपका जो एप्लीकेशन है या फिर बाद में आप कभी कोई एग्जाम के लिए अपियर होते हैं तो उसका समय जो आपका कैंडिडेचर है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। ये यूपीएससी ने स्पेसिफिकली लिखा है, हालांकि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनका नाम 30 कैरेक्टर से ज्यादा होगा। अगर 30 कैरेक्टर से आपका नाम कम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर इसको सिंपली फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं उसी फॉर्म में और देखते हैं वहां पर किस तरीके से ये फॉर्म हमें भरना है, स्टार्ट करना है। तो यहां पर हम आएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया, आप यहां पर जो है वो नाम भरना शुरू करेंगे। ठीक है, अब मैं नाम यहां पर भरना शुरू करता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पर अपना नाम भरेंगे और फिर उसके बाद जो वेरीफाई वाले कॉलम्स हैं, ठीक है, जो वेरीफाई वाले कॉलम्स हैं वहां पर भी आपको यही सेम चीज फिल करनी है। तो यहां पर मैं साथ साथ फिल करते जाऊंगा। इसके बाद आपको यहाँ पर फुल नेम फिर से लिखना है, मतलब ये दो अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन अगर आपका नाम छोटा है, 30 कैरेक्टर से छोटा है, तो फिर आपको यहाँ पर एक ही चीज लिखनी है, मतलब नेम वाले कॉलम में भी और फुल नेम में भी। ठीक है, और एक चीज का मैं आपको और ध्यान दिला दूं यहाँ पर कि आपको कुछ जो जगह है वहां पर इस तरीके के स्टार मार्क लगे हुए दिखाई देंगे जिनको एस्ट्रिस्क बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्टार मार्क या एस्ट्रिस्क हैं ये कॉलम्स मैंडेटरी हैं, मतलब कंपलसरी है, आपको इनको भरना ही भरना है, इनको आप छोड़ नहीं सकते। और बाकी जो और कॉलम्स हैं उनको आप चाहे तो ना भी भरें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उनको आप छोड़ सकते हैं, वो कंपलसरी या मैंडेटरी आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। तो नाम यहाँ पर डालने के बाद आपको पूछा जाएगा जेंडर, आप यहाँ पर जेंडर लिख सकते हैं, जो भी है, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर का भी यहाँ पर दिया हुआ है कॉलम, तो आप यहाँ पर जेंडर भर सकते हैं। उसके बाद आता है वेरीफाई जेंडर, फिर वही बात, आप उसको वेरीफाई करेंगे जो आपने यहाँ पर ऊपर जेंडर भरा है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, DOB लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। फॉर्मेट नोट डाउन कर लीजिए, DDMMYYYY, इस फॉर्मेट में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे कॉलम पे, तो इस तरीके का एक कैलेंडर खुल जाएगा और उस कैलेंडर में आप अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। तो इस तरीके से आप यहाँ पर DOB फिल कर लीजिएगा। ये फिर इसके बाद नीचे ये वेरीफाई वाले कॉलम में भी सिमिलर होगा, आपको वेरीफाई वाले कॉलम में भी सिमिलरली भर लेना है। ठीक है, इसके बाद आप इसको नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा फादर्स नेम। ठीक है, अब फादर्स नेम में देखिए यहाँ पर फिर से कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वो ये है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रीफिक्स जो है, जैसे श्री होता है, डॉक्टर होता है, प्रोफेसर होता है, इस तरीके के प्रीफिक्सेस को यूज नहीं करना है, पहला इंस्ट्रक्शन ये है। और दूसरा ये है कि फादर्स नेम मस्ट नॉट मैच विद द कैंडिडेट्स नेम। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि कैंडिडेट का नाम और उसके फादर का नाम सेम नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, ये यूपीएससी डिमांड कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर आएगा आपको यहाँ पर फादर्स नेम लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर फादर्स नेम लिख लेता हूँ। यहाँ पर आपने फादर्स नेम लिख लिया, फिर इसको नेक्स्ट कॉलम में आपको वेरीफाई करना है। आपको यहाँ पर सिमिलरली फिर वही नाम लिखेंगे जो आपको वेरीफाई करना है यहाँ पर। इसके अगले कॉलम में आ जाता है मदर्स नेम, फिर आपको मदर्स नेम यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, और अगले कॉलम में इसको वेरीफाई भी करना है। तो सेम चीज़ें जब आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर चीज़ें वेरीफाई भी साथ साथ हो रही हैं। और मदर्स नेम में भी इंस्ट्रक्शंस वही है कि किसी प्रकार का श्रीमती, डॉक्टर या इस तरीके के आपको प्रीफिक्सेस का यूज़ नहीं करना है, और साथ ही साथ कैंडिडेट का नेम उसकी मदर के नेम से सेम नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। ये सारे कॉलम्स हमारे फिल हो गए। अब हम इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे नाउ माइनॉरिटी स्टेटस। अब माइनॉरिटी स्टेटस, अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि माइनॉरिटी जो बात की जा रही है वो रिलीजियस माइनॉरिटी है, वो कैटेगरी की बात यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, रिलीजियस माइनॉरिटी की बात पूछ रहा है, जैसे कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, ज़ोरास्ट्रियन, जैन। अगर आप इनमें से कोई है तो यस करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको सिंपली नो कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो मोबाइल नंबर फिल आउट करना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल आउट करना है। और मोबाइल नंबर में भी आपको ध्यान रखेंगे कि कोई कोड का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, आपको आगे से कंट्री कोड, जीरो वगैरह कुछ नहीं लगाना है, सिंपली मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, इसके बाद मोबाइल नंबर वेरीफाई करने की कोई जगह नहीं है,
तो वो आपको नहीं करना है। साथ ही साथ ये ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर के आगे आप देख सकते हैं कि स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। तो अगर आप चाहें तो कोई आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर हो तो आप वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये मत समझिएगा कि ये वाला नंबर आपको दोबारा यहाँ पर लिखना है, ऐसा नहीं है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि कोई दूसरा आपके पास अगर मोबाइल नंबर है और आप वो देना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखिए, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये स्टार मार्क या एस्टेरिस्क साइन नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछी जा रहा है ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी में भी आप ऊपर जाके इंस्ट्रक्शंस अगर पढ़ेंगे तो वो ये है कि आपको एक वैलिड ईमेल आईडी रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि यूपीएससी कभी आपसे कम्युनिकेशन करे, तो इसलिए वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, और वैसे भी उसमें जो है अभी आपका ओटीपी वगैरह आएगा, तो इसलिए वो वैलिड ही आपको रखनी है। ठीक है, आपने यहाँ पर ईमेल आईडी रख दी। इसके बाद ऑल्टरनेट ईमेल आईडी में फिर से आपको कुछ नहीं रखना है। अगर आपके पास कोई और ईमेल आईडी है, आप कोई सेकंड ईमेल आईडी प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर से ये मैंडेटरी कॉलम नहीं है। ठीक है, इसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशन का रोल नंबर, जो क्लास 10th के आपके बोर्ड हुए हैं उसका रोल नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस फॉर्म को फिल करने बैठते हैं तो उससे पहले ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपको यहाँ पर सप्लाई करना है। बाकी नेम वगैरह तो आपको पता होंगे, मोबाइल नंबर पता होगा, फादर्स नेम मदर्स नेम पता होता है, ईमेल आईडी पता होती है, डेट ऑफ बर्थ भी पता होता है, लेकिन एक क्लास 10th का रोल नंबर हो सकता है कि आप लोगों को याद ना हो। ठीक है, तो इसलिए क्लास 10th का रोल नंबर ज़रूर से ढूंढ के रखिएगा और यहाँ पर उसको लिखना है, तो इसलिए वो फॉर्म भरने से पहले वो डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लास 10th का रोल नंबर भी फिल कर देता हूँ। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस क्या है या ये क्यों पूछे जा रहे हैं। बेसिकली सिक्योरिटी क्वेश्चंस इसलिए पूछे जाते हैं कि अगर मान लीजिए कल की डेट में आप इस फॉर्म में कुछ चेंज वगैरह करना चाहते हैं और आप अपना पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं, तो वो पासवर्ड वगैरह रीसेट करने के लिए इस तरीके के सिक्योरिटी क्वेश्चंस का यूज़ होता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आपके चाइल्डहुड का नाम क्या था, उस शहर या गांव का नाम क्या था जहां आप पैदा हुए थे, आपकी मदर का बर्थ प्लेस क्या है, आपके ग्रैंडफादर का ऑक्यूपेशन क्या था, आपके लिए एक मेमोरेबल डेट यानी कि यादगार डेट कौन सी है, आपका फेवरेट कलर, फेवरेट डिश, फेवरेट ऑथर, फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, इनमें से कुछ भी आप डाल सकते हैं। बट मेरी एक सलाह है आप लोगों को, एक सजेशन है कि जो भी आप यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन डालेंगे और उसका जो भी आंसर प्रोवाइड करेंगे, प्लीज़ उसको जितना जेन्युइन हो सके, मतलब जितना सच हो सके उतना सच डालने की कोशिश कीजिएगा। उसके पीछे रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि कल की डेट में मान लीजिए आप आज से 1 साल के बाद कोई एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करते हैं और उस समय अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ चेंज करना ओटीआर में और आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको ये क्वेश्चन काम आएगा। और मान लीजिए आपने इस समय तो कुछ भी सोच के कुछ मतलब ऐसे ही इमेजिनेशन में डाल दिया और बाद में आपको फिर वो याद नहीं आ रहा है कि आपने यहाँ पर आंसर क्या फिल किया था, तो उस समय प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो बड़ा ही जेन्युइन सी कुछ चीज़ें यहाँ पर डालिएगा, जैसे कि किस शहर में आप पैदा हुए थे, किस शहर या किस गाँव में, तो वो तो आप मतलब सच आंसर डालेंगे तो आपको बाद में वो याद मतलब भूलेंगे नहीं, तो याद वो बड़ी आसानी से आ जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये डालता हूँ कि चाइल्डहुड नेम, और दूसरा एक और सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इन्हीं में से आप एक और सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो छांट सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप ये 2 सिक्योरिटी क्वेश्चंस यहाँ पर फिल करेंगे, बस ये फॉर्म आपका यहाँ पर फिल हो गया। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर जो ये कैप्चा दिया हुआ है, ये कैप्चा आपको फिल कर देना है। ठीक है, और जैसे ही ये कैप्चा आप फिल करेंगे, आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे, आप यहाँ पर सबमिट का बटन दबाएंगे, और सबमिट का बटन दबाने के बाद आपको इस तरीके से एक पूरा का पूरा जो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी फिल की है नए रजिस्ट्रेशन के लिए, वो देखने को मिल जाएगी। तो उसको आप एक बार यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो अपना नाम, पूरा नाम, फुल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, माइनॉरिटी स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्लास 10th का रोल नंबर और जो अपने 2 सिक्योरिटी क्वेश्चंस डाले हैं वो सही है या नहीं है। अगर किसी में भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई है या कुछ भी हुआ है, तो आप साथ के साथ यहाँ पर जाएंगे, अपडेट का बटन दबाकर उसको जाके चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ बिल्कुल करेक्ट है, 100% आपकी तरफ से सही है, तो आप आई एग्री का बटन दबाएंगे और ये आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर आई एग्री का बटन दबाऊंगा, ये देखिए अब ये क्या होगा कि आपके पास 2 OTP आएंगे। ठीक है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन एक तरीके से ये
हो रहा है, ऑन प्रोसेस है। और साथ ही साथ आपके पास 2 OTP आएंगे। एक OTP आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर आएगा, और दूसरा OTP जो आपने ईमेल आईडी दिया हुआ है उस पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये आपको जल्दी फिल करना है, क्योंकि लिखा हुआ है कि OTP इज़ वैलिड फॉर 5 मिनट्स ओनली, यानी कि 5 मिनट के अंदर ये OTPs आपको फिल कर लेने हैं। ठीक है, तो मैं देखता हूँ मेरे मोबाइल में इस तरीके का कुछ OTP आया है क्या। हाँ, मोबाइल का OTP आया हुआ है, मैं इसको यहाँ पर डालता हूँ। और साथ ही साथ मैं एक बार ईमेल भी चेक कर लेता हूँ कि ईमेल में कोई OTP आया है। हाँ, ईमेल में भी OTP आया हुआ है। यूपीएससी ने अपना जो सिस्टम है OTP का वो अब बेहतर कर दिया है। पिछले साल कुछ लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो जैसे ही मैं ये 2 OTP डालता हूँ यहाँ पर और इसको मैं करता हूँ सबमिट, तो ये देखिए आपको इस तरीके का एक मैसेज दिखाई देगा कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ठीक है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली सबमिटेड का एक इस तरीके का मैसेज आएगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक OTR ID मिल जाएगी। आपका पूरा नाम वगैरह तो सब कुछ वही रहेगा। ठीक है ना, एक OTR ID जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो फिर उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, आप इसको यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और इसको प्रिंट कराकर अपने पास एक PDF के फॉर्म में, या प्रिंट कराकर आप चाहें तो इसको अपने पास रख सकते हैं। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म हो गया है। और साथ ही साथ आप जाके देखेंगे तो आपके मोबाइल पर जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर भी एक मैसेज आएगा, यही OTR ID उसमें लिखी होगी, और साथ ही साथ ये लिखा होगा कि आपका जो कंफर्मेशन है, जो OTR का रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म हो चुका है। और साथ ही साथ ईमेल आईडी पर भी आपको एक कंफर्मेशन मेल आएगा कि आपका OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है यहां तक। अब मैं आपको वापस से इस वेबसाइट में जाके दिखाता हूं कि अगर मान लीजिए आपने एक बार ये चीज कर ली है तो दोबारा में फिर क्या आएगा। अगर मान लीजिए जैसे आप यहां पर आ गए, ठीक है ना, जो शुरुआत थी वो यहां पर आ गए। अब हमारे पास देखिए रजिस्ट्रेशन तो हमारा हो चुका है। अब हमारे पास लॉगिन करके हम देखते हैं कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब लॉगिन करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं, या तो आप अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर OTR ID से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ईमेल से अगर मैं लॉगिन करता हूं, ठीक है, अगर मैं ईमेल से लॉगिन करता हूं, मैं यहां पर जो मैंने ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन किया है मैं उसको जाके लॉगिन करूंगा। ठीक है, अब यहां पर आप क्या OTP सेंड करेंगे, क्या OTP या पासवर्ड डालेंगे। आपके पास पासवर्ड तो आपने कहीं कुछ बनाया नहीं है ना, फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन है, लेकिन अभी तक आपने पासवर्ड तो नहीं बनाया है। तो चलिए OTP में लेके देखते हैं। OTP में आप कैसे ले सकते हैं, आप यहां से इसको क्लिक करेंगे गेट OTP, और ये OTP आपके ईमेल आईडी पे जाएगा, क्योंकि हमने ईमेल आईडी का लॉगिन जो है वो सिलेक्ट किया है, तो ईमेल आईडी पे जाएगा। तो चेक कर लेते हैं कि ईमेल आईडी पे कुछ लॉगिन आया है क्या, OTP आया है क्या, अभी देखते हैं। हाँ, इसमें एक OTP आया हुआ है, OTP लॉगिन आया हुआ है। मैं इसको यहाँ पर सबमिट करूँगा, एंटर करूँगा। ठीक है, ये मैंने एंटर किया। उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो मुझे यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब मैं इसके बाद इसको यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, दैट इज लॉगिन। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा तो फिर इस तरीके का एक फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप अपनी जो डिटेल्स हैं यहाँ पर फिलहाल आपको 2 चीज़ें जो है वो चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है, वो एक है जेंडर और दूसरा है आपका माइनॉरिटी स्टेटस। ये 2 चीज़ें आप यहाँ पर चेंज कर पा रहे हैं। और अगर आप इन दोनों चीज़ों को चेंज करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है, या तो अगर आपको कुछ नहीं चेंज करना है तो आप सीधे इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर अपना कोई पासवर्ड वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड बनाने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप चाहें यहाँ पर एक अपना पासवर्ड बना सकते हैं। उसके लिए कंडीशंस आपको दी हैं कि कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, उसमें एक अपर केस और एक लोअर केस, मतलब एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एटलीस्ट एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपना एक पासवर्ड बना लेता हूँ। ठीक है, ये पासवर्ड मैंने बना लिया और इसको मैं सबमिट करता हूँ। तो ये पासवर्ड मेरा हो गया। ठीक है ना, पासवर्ड मेरा हो गया। अब देखिए इस तरीके की चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना नाम दिखाई देगा। ठीक है, वेलकम के आगे आपको अपना नाम दिखाई देगा, और साथ ही साथ आपको इस तरीके का एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। ये डैशबोर्ड बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि इसके बाद आपको क्या करना है। ये तो बेसिकली आपका जो एक रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ है वो OTR का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जहाँ पर आपने कुछ 7-8 अपनी पर्सनल डिटेल्स दी हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपने आज OTR का रजिस्ट्रेशन कर लिया और आप आज से 1 साल के बाद या 2 साल के बाद कोई फॉर्म भरना चाहते हैं, किसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं,
तो फिर आप क्या करेंगे, आप OTR के थ्रू आएंगे, ठीक है, और यहां पर जाके आप देखेंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन में, जैसे आज की डेट में मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई भी नोटिफिकेशन अभी एग्जाम की यूपीएससी के द्वारा नहीं आई हुई है। जब आएगी तो वो यहां पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर उसमें से आप चूज वगैरह करके उसको, जिस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल करते थे, जैसे आप यूपीएससी के लिए किसी भी एग्जाम में अप्लाई करते थे तो आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करते थे, पार्ट 1 पार्ट 2 दो तरीके होते थे उसके, है ना, 2 पार्ट होते थे, उस पर आप क्लिक करते थे और फिर वहां पर आप अपनी सारी डिटेल्स देते थे। तो अब क्या होगा कि जो डिटेल्स आपने अपने OTR में ऑलरेडी सबमिट कर दी है वो डिटेल्स यहां पर अपने आप आ जाएंगी। आपको याद होगा हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बात की थी कि डेटा विल बी प्री पॉपुलेटेड। वो प्री पॉपुलेटेड डेटा का मतलब यही होता है कि जो भी इस फॉर्म में डेटा की जरूरत होगी वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। वो अभी मैं आपको करके नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी यहां पर कोई नोटिफिकेशन है नहीं। जब भी कोई नोटिफिकेशन वगैरह आएगी तो मैं आपको OTR के थ्रू कैसे फॉर्म भरना है वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर आप अपनी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर आप एप्लीकेशन हिस्ट्री देख सकते हैं, मतलब कि आपने कौन से एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, वो सब आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ये एक कॉलम है जहां पर आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने पीछे भी पासवर्ड बनाया था, आप यहां के थ्रू पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहां पर आपकी एक व्यू प्रोफाइल कॉलम दिख रहा है, ये वही चीज़ है जो आपने पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करी है, ये वही चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपको यहां से देखने को मिल रही हैं, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर है किस तरीके से ये पूरा का पूरा फॉर्म भरना है। बहुत आसान है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर डिफिकल्टी नहीं है, बहुत ही आसान फॉर्म है, मुश्किल से आप इसको 5 मिनट में भर लेंगे। बस ध्यान इस बात का रखिएगा कि क्लास 10th का जो रोल नंबर है, क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम का रोल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है। और ये OTR जो ID है इसको संभाल के रखिएगा, वैलिड मोबाइल नंबर का यूज़ कीजिएगा और वैलिड ईमेल ID का यूज़ आप लोग कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल ये फॉर्म हमारा भर चुका है तो मैं इसको यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। अब इसके बाद मैं चलता हूं, कुछ हमारे पास डाउट्स हैं, ठीक है, जो हमने पिछला वीडियो बनाया था उसमें कुछ लोगों के डाउट्स थे, मैं उन डाउट्स को जो है थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश यहां पर करता हूं। तो चलिए उन डाउट्स की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स के कुछ जो डाउट आए हुए हैं, सबसे पहला डाउट मैं यहाँ पर लूँगा, वो ये है कि एक डिटेल्ड वीडियो इस पर बनाइए, वो तो हमने यहाँ पर बना दी है। और दूसरा यहाँ पर इन्होंने ये पूछा है कि ऑल्सो क्लियर व्हेन वी विल नीड टू रजिस्टर इट फॉर UPSC 2023, यानी कि जो UPSC 2023 होगा उसके लिए हमें कब इसमें रजिस्टर करना है। अब ये UPSC 2023 के कौन से एग्जाम के लिए इन्होंने पूछा है ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, UPSC मतलब आज की जो डेट है, आज की डेट से आगे आने वाले जो भी एग्जाम है UPSC के, ठीक है, जो भी एग्जाम है UPSC के और वो जब भी होने वाले हैं, भले ही वो अगले महीने हो, अगले साल हो, 2 साल के बाद हो, 5 साल के बाद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप OTR पर रजिस्ट्रेशन करके अपनी एक पर्सनल डिटेल्स जो है वो कमीशन के यानी कि UPSC के सर्वर पर फिट कर रहे हैं बस, तो आप इस पर कभी भी रजिस्टर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं, आप कुछ दिनों बाद भी रजिस्टर कर सकते हैं, कभी भी रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप बात क्लियर है। मैंने यहाँ पर ये जिन्होंने कमेंट पूछा है उनका नाम इसलिए रखा है ताकि अगर वो इस वीडियो को देखें तो उनको ये पता लग जाए या उनको ये चीज़ हो जाए कि हाँ हमारा डाउट जो है वो एड्रेस कर दिया गया है, ठीक है। तो आप कभी भी इसको जो है फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका जवाब लिख देता हूँ, दैट इज़ एनी टाइम, एनी टाइम आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, आने वाले समय में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला डाउट मैं यहाँ पर लूँगा, इन्होंने पूछा है कि प्लीज सर डू प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन, वो तो ठीक है, चलिए हमने बना दिया। एंड इज इट नेसेसरी टू फिल ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी एंड ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर इन UPSC OTR। मैंने आपको फॉर्म फिल करते समय ही अभी बताया कि ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी और ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर जो है वो फिल करना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, दीज आर नॉट मैंडेटरी, क्योंकि मैंने आपको बताया उसके आगे जो है वो स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, नहीं चाहें तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, इन्होंने कहा है कि 2025 UPSC टारगेट के लिए भी OTR कर सकते हैं क्या, प्लीज रिप्लाई। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल आपको OTR फिल कर देना है, ठीक है, आप OTR फिल कर सकते हैं, फिल OTR 2000, मैंने आपको बोला ना आज की डेट के बाद जो भी एग्जाम हो, 1 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि UPSC ने जो परसों हमने नोटिस पढ़ा था, जो पिछला वीडियो आया था उसमें यह लिखा था कि फॉर ऑल द फ्यूचर एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स, मतलब भविष्य में होने वाले सभी एग्जाम के जो एस्पिरेंट्स हैं वो इसको फिल कर सकते हैं,
ठीक है, तो इसलिए आप इसको फिल कर सकते हैं। OTR को बिल्कुल 2025 में आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप OTR को फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला डाउट लेते हैं। अगला डाउट ये है कि जो पहली बार यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 2023 में देंगे वो OTR भर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं। यस, बिल्कुल भर सकते हैं आप OTR। जो 2023 में दें, 24 में दें, 25 में दें, कभी भी दें, वो भर सकते हैं। ठीक है, अगला है कि जो स्टूडेंट 2025 में यूपीएससी एग्जाम देगा क्या अभी OTR कर सकता है? यस, कर सकता है। फिर से वही डाउट है 2025। इस तरीके के डाउट्स बहुत ज़्यादा है लोगों के मन में कि आने वाले 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद हमारा एग्जाम है तो हम OTR कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, OTR मैंने आपको समझाया कि इसका बेसिक मतलब क्या है कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आप यूपीएससी के सर्वर पर फिट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ताकि जिस समय आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पर फिर ज्यादा जो है आपको डिटेल्स नहीं भरनी पड़ेंगी, आपका कुछ कम डिटेल्स में ही काम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहां पर आपने देखा कि सिर्फ आपसे नाम, आपके फादर का नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके की चीजें भरवाई गई हैं। अभी आगे जाके जैसे आपका कैटेगरी वगैरह होगा वो भरा जाएगा, अगर किसी की कैटेगरी वगैरह है। फोटो वगैरह जो है वो सबमिट की जाएगी। जो आपके सेंटर वगैरह भरने होते हैं एग्जाम के वो भरे जाएंगे। फिर आपका जो फी वगैरह पे करनी होती है, जिसको भी फी पे करनी होती है, जो एग्जाम्प्ट नहीं है उनको फी वगैरह पे करनी होगी, तो वो सारा काम उसी समय होगा जिस समय एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आएगा, अभी नहीं। ठीक है, जैसे ही एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन आता है यूपीएससी की तरफ से, मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो बना के और दूंगा कि OTR से आपको फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, फिलहाल आप लोग OTR भर लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि OTR से एग्जामिनेशन फॉर्म भरना कैसे भरना है और उसमें हमें क्या क्या सुविधा हो रही है और क्या क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो और है वो हमें प्रोवाइड करनी है। लेकिन फिलहाल कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो यूपीएससी की तरफ से अभी नहीं है जिसको हम लोग फिल करके आपको ये चीज़ दिखा सके। ठीक है, अगले डाउट की तरफ मैं बढ़ता हूँ। इन्होंने पूछा है कि सर ये यूपीपीएससी के लिए भी अप्लाई होगा? नहीं, यूपीपीएससी के लिए ये वाला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये जो OTR आया है जो हमने आपको दिखाया upsconline.nic.in की वेबसाइट के थ्रू, ये सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के लिए है। बाकी स्टेट पीएससी के अपने OTR अलग अलग हैं। मैं देख रहा था कुछ राज्यों में ये चीज़ें एप्लीकेबल है, पहले से एप्लीकेबल है। जैसे मैं देख रहा था कि यूपी में एप्लीकेबल है और राजस्थान में भी एप्लीकेबल है और भी कई कई जगह पर एप्लीकेबल है, एसएससी में भी एप्लीकेबल है। तो वहाँ के सब अपने अपने अलग अलग पोर्टल होंगे, उनको आपको अलग जगह अप्लाई करना होगा। ये वाला जो OTR हमने यहाँ पर फिल करके दिखाया है upsconline.nic.in की वेबसाइट के थ्रू, वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए होगा, यूपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए। यूपीएससी का आप सिविल सर्विसेज ले लीजिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज ले लीजिए, फॉरेस्ट सर्विस ले लीजिए, आपके जो भी जियो साइंटिस्ट वगैरह के एग्जाम होते हैं, आपके जो मेडिकल के एग्जाम होते हैं, NDA होता है, CDS होता है, CAPF होता है, उन सब में वैलिड होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम्स में। ठीक है, बाकी स्टेट पीएससी के, एसएससी के उन एग्जाम्स में ये वैलिड नहीं होगा। उसके लिए आपको इंटरनेट पर सर्च करके जो उनका अपना OTR फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। इसके बाद एक और है कि सर फीस कितना है? देखिए, OTR भरने की कोई फीस नहीं है। ठीक है, मैंने आपके सामने आपको भर के दिखाया, OTR भरने में कोई फीस नहीं है, OTR में नो फीस। ठीक है, OTR भरते समय कोई फीस नहीं है, नो फीस। वो फीस आपको तब लगेगी जिस समय आप अपना एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे। अभी हमने देखा कि कोई किसी एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं करा, अभी जनरल हमने OTR भरा है, हमें कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है, फीस सिर्फ और सिर्फ तब लगेगी जब हम एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे, और वो फीस भी सिर्फ उन्हीं लोगों को देनी होगी जिनको एग्जाम्शन नहीं मिला हुआ है। जैसे SC ST वगैरह होते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं, उनको यूपीएससी से एग्जाम्शन मिला हुआ है, यानी कि वो अगर कोई भी एग्जाम का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनको फी पे नहीं करनी होती है। तो बाकी जो लोग जिनको एग्जाम्शन नहीं मिला हुआ है उनको फी पे करनी होगी, लेकिन वो अभी नहीं, जब आप एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे तब। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। इसके बाद कुछ और डाउट्स हैं कि सर इज इट कंपलसरी टू फिल द फॉर्म दिस टाइम? देखिए, अब ये कंपलसरी है या नहीं है ये यूपीएससी ने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, लेकिन अब जब कोई किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है और वहां से हम जब फॉर्म अप्लाई करना शुरू करेंगे तो पता लगेगा कि ये कंपलसरी है या नहीं है। उस समय हो सकता है कि हम अगर डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करने जाएं, एग्जाम का फॉर्म, तो हो सकता है कि हमें पहले ये इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि आप अपने OTR फिल कर लीजिए, है ना। अब वो क्या है उस पर अभी हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि कंपलसरी है या नहीं है ऐसा नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मैंने आपको फिर से समझाया कि OTR का मतलब क्या है, कि आप अपना जो डेटा है, जो अपना कुछ पर्सनल डेटा है,
ठीक है ना। पर्सनल डेटा मतलब मैंने आपको बता दिया, नाम, अपने फादर का नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, है ना। कुछ पर्सनल डेटा आप क्या कर रहे हैं, यूपीएससी के सर्वर में सेव कर रहे हैं बस, ठीक है। और इसका फायदा मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पिछला वीडियो बनाया था वो ये था कि जब आप एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो है टाइम सेव होगा बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। टाइम सेव होगा, और इसमें कुछ भी चीज़ जो है वो, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं बनाया है ये कि ये क्यों बना दिया ओटीआर ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि आपका जो पर्सनल डेटा है वो यूपीएससी के सर्वर में सेव रहेगा, और एग्जाम का फॉर्म भरते समय आपका जो है वो टाइम बचेगा, ठीक है। इसलिए ये सिर्फ ओटीआर बनाया गया है। इसके बाद ये है कि सर यूपीएससी 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन कब करें, क्या इसे अभी फिल करना है या जब फॉर्म फरवरी में आएगा तब, ठीक है। इसको आप अभी फिल करके रख लीजिए, ठीक है, अभी इसको फिल करके रख लीजिए। जब फॉर्म आएगा तो वहां पर फिर मैंने बताया कि आपका जो डेटा है वो यहीं से ले लिया जाएगा, जो पर्सनल डेटा है वो फॉर्म भरते समय यहीं से ले लिया जाएगा, और आपको जब आप फॉर्म भरेंगे एग्जाम का तो आपका टाइम जो है वो बचेगा, ठीक है। आई होप क्लियर है ये भी। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि सर मैं बीएससी थर्ड में हूँ, थर्ड ईयर में होंगे, और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं ये फॉर्म अभी फिल कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, यस, आप इस फॉर्म को बिल्कुल फिल कर सकते हैं और अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो यूपीएससी के सर्वर में सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और डाउट्स हैं कि सर अगर हम यूपीएससी से मैं अप्लाई करेंगे तो इसका रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है कि आप प्लीज़ रिप्लाई। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि आप इस पर रिप्लाई कर लीजिए, मतलब इस पर आप अप्लाई करके रखिए, अपना डेटा सेव करके रखिए, जिस समय आप एग्जाम का फॉर्म भरेंगे आपको आसानी होगी। ये कुछ बड़े कॉमन डाउट्स हैं और सभी लोगों के ज़्यादातर इसी तरीके के डाउट्स आ रहे हैं। देखिए एज कितना चाहिए, नो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, एज वगैरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि एज वगैरह की बात ये ऐसे नहीं पूछ रहा है, ये सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के रख दीजिए, जब भी आप किसी एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां से वो कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आप एलिजिबल होंगे एग्जाम फॉर्म में अप्लाई करने के लिए तो आप कर पाएंगे, अगर नहीं होंगे तो फिर वो आपको मना कर देगा, लेकिन वो फॉर्म भरते समय, अभी नहीं। अभी आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एज वगैरह की, आप अपनी फिल करके रखिए और अपना जो है डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड कर देंगे, उतना ही यहाँ पर अभी पूछा है, ठीक है। इसके बाद अगला एक डाउट है कि सर जिन्होंने पहले भी कुछ अटेम्प्ट दिए हैं उन्हें भी ओटीआर करवाना है। यस, ओटीआर सभी लोगों को करवाना है, ठीक है, ओटीआर जो है सभी लोगों को करवाना है। आप ओटीआर को फिल करके रखिए, चाहे आपने पहले दिया हो या नहीं दिया हो, आप ओटीआर को फिल करके रखिए, ताकि जब भी आप एग्जाम में आगे जाके फॉर्म भरेंगे तो आपको इससे फायदा होगा, ठीक है। तो हमने फॉर्म फिल करके देख लिया, हमने कुछ जो जनरल डाउट्स थे वो भी देख लिए। अगर अभी भी आपके मन में कुछ डाउट्स आते हैं तो आप पूछ सकते हैं हमसे, और काफ़ी सारे जो FAQs हैं वो यूपीएससी ने अपने वेबसाइट पे भी दिए हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ वो कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पर FAQ एक दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर लगभग यूपीएससी ने 70 FAQs दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कोई डाउट होता है तो एक बार आप इन FAQs को पढ़ लीजिएगा, क्या पता हो सकता है कि आपका जो डाउट है वो इन FAQs के थ्रू सॉल्व हो जाए। FAQs का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी कि जो क्वेश्चंस एक जनरल डाउट है लोगों के मन में जो लोग पूछते रहते हैं, वो आप यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। अगर आपका डाउट सॉल्व नहीं होता है, इस वीडियो के थ्रू नहीं होता है, इन FAQs को पढ़ के सॉल्व नहीं होता है, तो आप मोस्ट वेलकम है, हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जो भी डाउट होगा वो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आई होप ये बात क्लियर है किस तरीके से OTR फिल करना है, मैंने आपको पूरा दिखा दिया, पूरा समझा दिया, और साथ ही साथ कुछ जो जनरल डाउट्स हमसे पूछे गए थे अभी तक वो भी मैंने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है। मैं फिर से कहूँगा वीडियो को पूरा देखिएगा, आराम से देखिएगा। अगर कोई बात नहीं समझ में आती फिर भी FAQs पढ़ लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आती है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसा भी डाउट हो, छोटे से छोटा डाउट हो, ज़रूर पूछेगा, गलत भरने से बेटर है कि आप पूछ लीजिए, ठीक है। ये मत समझिएगा कि हम लोग क्या सोचेंगे या कोई अगर कब का कमेंट पड़ेगा तो वो क्या सोचेगा, कोई कुछ नहीं सोचेगा, ठीक है। इस बात को भूल जाइए कि कौन क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। डाउट अपना जो भी हो ज़रूर पूछिएगा, छोटे से छोटा डाउट भी क्लियर होगा, तभी आप जाके इस फॉर्म को सही तरीके से भर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो मैं फिर से कहूँगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों के लिए होगी उसके साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।